बीच अब वक्त हो गया है शो को और आगे बढ़ाने का, और हमारे अगले मेहमान जो आपकी तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करेंगे वो है इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड्डा। अनंत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और अनंत, यहाँ पर दर्शकों के भी सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आमतौर पर आपसे हम निवेश के कोई ना कोई गुर तो सीखते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें ये बताइए कि जब कभी क्रिप्टो में निवेश को लेकर कोई बात होती है तो आप निवेशकों को क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह से इस तरह के एसेट में पैसे लगाने चाहिए जिनको लेकर अभी भी काफ़ी सवाल हैं। सबसे पहले हाय कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दी शो। क्रिप्टो के रिलेटेड मेरा ओपिनियन बहुत ही सिंपल है हमेशा से। अभी क्या है, मार्केट में दो तरीके के ओपिनियन बने हुए क्रिप्टो के रिलेटेड। एक तो एक ऐसी क्लास है जो क्रिप्टो के लिए डाई हार्ड फैन है, जो कहती है कि भाई सब कुछ अपना क्रिप्टो पे लगा दो। दूसरे है जो इसे स्कैम कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ना ये ऐसा एसेट क्लास है जिसमें हम अपना सब कुछ लगा सकते हैं, ना ये एक स्कैम है। ये बीच की कुछ एक जगह है जहां पे एक नई एसेट क्लास है, तो ऑब्वियसली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर जब भी हम किसी नई चीज को एक्सप्लोर करें, इतना ही एक्सप्लोर किया जाए ताकि हमारा फाइनेंशियल प्लान डिस्टर्ब ना हो, ताकि हम मनी के रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप बिल्कुल मिनिमल इनकम पे है तो आपको क्रिप्टो को टेस्ट करने की आज के दिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कुछ पैसा पड़ा है और आप एक नई एसेट क्लास को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि आपके रिटर्न्स में थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, 5% तक आई थिंक इज मोर देन इनफ टू ट्राई अ न्यू एसेट क्लास। चलिए, तो क्रिप्टो को लेके तमाम बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अनंत आप हमारे साथ हों और ऐसे में लोगों के पोर्टफोलियो पे हम नज़र ना डालें, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सवालों का सिलसिला शुरू करें हम, उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं वो नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। जी हाँ, ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवालों को वीडियो के रूप में शूट करके वो वीडियो 9619873567, जी हाँ, इस नंबर पर वो वीडियो भी आप भेज सकते हैं। आपका वीडियो हम शो पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये है इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ शुभम मल, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो अनंत से सवाल पूछेंगे। शुभम नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ से बोल रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, कोशिश करेंगे इनसे एक बार फिर से बातचीत हो पाए। लेकिन अनंत, सवाल शायद शुभम का आपके पास भी है। HDFC स्मॉल कैप है अनंत, इनके पास 6000 की SIP कर रहे हैं। ICICI प्रो टेक है, 6000 की SIP इसमें चल रही है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स है, 8000 इसमें है। PPF में ये कह रहे हैं कि लगभग 12500 डाल रहे हैं। ठीक है, अब अनंत ये कह रहे हैं कि इन्होंने HDFC बैंक की ब्रांच से SIP की है और 3 तरह के पोर्टफोलियो इन्होंने बनाए हैं HDFC में। इन्होंने HDFC स्मॉल कैप, मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ शेयर भी खरीदा हुआ है। और इनका सवाल ये भी है कि पोर्टफोलियो में जितने फ़ंड हैं वो सही हैं या नहीं है, और 20 साल के लिए दरअसल इनको जो है इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। बताएं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने डेट और इक्विटी दोनों को यूज किया है। वो इनके पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी बात है, और वही होता है किसी भी एक लंबे समय में पैसे कमाने का सबसे मेन पॉइंट, कि आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर हो। जो इनका पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को ध्यान में रखे और इनके टाइम होराइजन को ध्यान में रखे। एवरेज अगर हम 10% की भी डिफेंसिव रिटर्न्स माने तो रफली 2.5 करोड़ के कॉर्पस तक ये पहुंच सकते हैं। दो छोटे से पॉइंट है इनके लिए। पहला, इनका कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर फंड्स में भी जा रहा है। यूजुअली हम ये कहते हैं कि सेक्टर फंड्स कई बार बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर जाते हैं एक लंबे समय तक। तो अगर इनके जो गोल है जिनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रायोरिटी वाले गोल्स है, तो फाइनेंशियल रूल ये कहता है कि हमें सेक्टर फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, इन्होंने बैंक से भी कुछ फंड्स लिए और वहां पे एक फंड लेने की जगह आई थिंक वहां से एक क्लस्टर ऑफ फंड्स इन्होंने ले लिए है। तो ऐसा ना हो कि एक ही फंड हाउस के सारे फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर डाइवर्सिफाई करते करते हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए, वो चीज ध्यान रख लीजिएगा। पर डेट और इक्विटी के इनके पोर्टफोलियो का जो मेल है वो बहुत ही अच्छा है।
हम कोशिश कर रहे हैं अनंत कि हमारे साथ शुभम फोन लाइन पर भी आ जाएं, क्योंकि मुझे समझना है कि इनका उद्देश्य दरअसल 20 साल के बाद कितने पैसे इकट्ठा करने का भी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक फ़ंड जो कि मैं चाहती हूँ जिस पर आप बारीकी से थोड़ा सा बात कर दें, ICICI प्रू का टेक फंड, इस तरह के फंड किस तरह के निवेशकों को रखने चाहिए, और साथ ही इनके पोर्टफोलियो में आपने जो रिकमेंडेशन दी है, कोई स्पेसिफिकली लार्ज कैप लेने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि ये UTI निफ्टी 50 में ऑलरेडी हैं, तो इसी में बने रहें तो इनको इनफ एक्सपोजर मिल जाएगा? मैम, जो इनके पास फंड है वो बेसिकली एक सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड हाँ। उन इन्वेस्टर को लेने के लिए बिल्कुल ठीक रहता है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर की साइकिल को समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर उससे पहले स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, जो 2003 से 2007 का बुल रन आया था, कई बार पैचेस ऐसे आए हैं जहां पे टेक्नोलॉजी भी अंडर परफॉर्म करा है, और ये सेक्टर्स की साइकिल हमेशा शिफ्ट होती रहती है। अगर आप इस साइकिल को समझते हैं और आपने एक कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया है कि हमें एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल ठीक है। पर जस्ट बिकॉज ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, जस्ट रिटर्न्स को देख के आपने अट्रैक्ट होकर इसमें इन्वेस्ट किया है, तो एक बार वापस से हम थॉट ले सकते हैं। लार्ज कैप से ज्यादा मुझे पसंद आता है फ्लैक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड, और क्योंकि इनका टाइम होराइजन बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर थोड़ा बहुत और भी एक्सपोजर बढ़ाया जाए, प्रोवाइडेड कि इनकी सूटेबिलिटी को अलाउ करता है, तो शायद मैं होता तो कर लेता। ऑलराइट, चलिए अनंत, वक्त हो गया है अगले सवाल की ओर रुख करने का, और राजकुमार मौर्य साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मौर्य जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम नमस्ते। जी सर। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर, सर कहाँ नमस्ते। से? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है हाँ। मौर्य साहब, बताएं सर कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं सर? मैम हम यहाँ चंदौली जनपद में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पे तैनात है। अच्छा सर, अच्छा आपके पास मैं फ़ंड के नाम दोहरा देती हूँ, क्या यही फ़ंड है या नहीं मुझे बताइएगा, ठीक है? SBI ब्लू चिप है, जी। आपके पास ABSL का फ्लेक्सी कैप भी है, SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी है आपके पास, निफ्टी नेक्स्ट 50। जी। ये आपने कितने साल पहले लिए हैं? मैम ये लिए है लगभग 4 साल से। और क्या करना चाहते हैं आप इस है। पोर्टफोलियो के ज़रिए? पोर्टफोलियो मैम हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना, 1 करोड़ का कॉर्पस हमको मैम चाहिए 50 साल के एज तक। ये जो आपने तो निफ्टी हमको- नेक्स्ट 50 बोला हुआ है, ये हेलो। कौन सी AMC का है सर, कौन से फंड हाउस का होगा? कौन सा? निफ्टी नेक्स्ट 50 जो आपने बोल रखा है, ये आपने किसी फंड में डाल रखा है? ICICI AMC का है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। 80 करोड़ लिखा है आपने, 80 लाख का आपको कॉर्पस चाहिए ना? 80 लाख जी हाँ। 80 लाख का कॉर्पस चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं अनंत के पास और आपका पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। अनंत बताएं। मैम, इनको जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए रफली 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से 16,000 की SIP की रिक्वायरमेंट होती है। सर ने बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो बनाया है, डेट का इसमें पोर्शन नहीं है, तो आई होप कि उन्होंने PF या PPF या फिर किसी तरीके का डेट ले रखा होगा। जो इनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस बन रहा है वो रफली 31 लाख के आसपास का बनेगा अगर हम 10% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेते हैं तो, और 45 लाख का पहुंचता है अगर हमारे पास 14% के हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से बनाते हैं तो। मोर और लेस हमें थोड़ी सी SIPs और बढ़ाने की जरूरत है। आई नो एट टाइम्स इमीडिएटली बढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, पर कोशिश करके हमें बढ़ाने की जरूरत है। और सेकंड, डेट अभी तक हमारे पास नहीं है। आई होप सर आपने डेट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, ऐसा ना हो हमारा सारा पैसा इक्विटी में ही जा रहा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं अब फंड्स की रिकमेंडेशन अनंत। मैम, फंड्स इनके पास ठीक है, थोड़ा सा अगर इनकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो मिड कैप, या फिर अगर मिड कैप की इनकी रिस्क एपेटाइट अलाउ नहीं करती तो एटलीस्ट मल्टी कैप फंड, क्योंकि मल्टी कैप फंड में अब 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होना जरूरी हो गया है। तो इन दोनों में से एक फंड का हम थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। इनके पास लार्ज कैप फंड भी है और इनके पास अभी आज के दिन इंडेक्स भी है, तो ये थोड़ा सा रेप्लिकेट हो रहा है, तो हल्का सा हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाकी मैम बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और 4 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने मार्केट का एक क्रैश ऑलरेडी देख लिया है, तो अब तो ये भी एक बहुत सीजन्ड इन्वेस्टर बन गए हैं, विच इज गुड इन लॉन्ग टर्म। अनंत मुझे बताएं, निवेश की राशि क्या बढ़ानी पड़ेगी?
बड़ा 16,000 इज द अमाउंट जो इनको टारगेट करना चाहिए इवेंचुअली अपने गोल तक पहुंचने के लिए, टोटल एसआईपी का। आप कुछ और पूछना चाहेंगे आप अनंत को? हाँ मैम, इस समय जो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न है मैम 21% दिखा रहा है, और हम चाहते हैं कि और कोई हमें फंड सजेस्ट किया जाए ताकि हम उसमें अपना एसआईपी स्टार्ट करें अपने लक्ष्य को पाने के लिए। चलिए, 2 कैटेगरीज तो रेकमेंड की हैं, लेकिन उन कैटेगरीज में भी कौन सा फंड आप रेकमेंड करेंगे अनंत? मैम सबसे पहले तो जो 21% के रिटर्न है, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। कभी भी इस तरीके के रिटर्न यूजुअली हमने पास में स्टडी किया है कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमेशा हमें 21% के रिटर्न आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। मल्टी कैप फंड की कैटेगरी में जो मुझे पसंद है, प्लीज एक अपने खुद की रिस्क एपेटाइट, सूटेबिलिटी और प्रॉपर्ली अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके फाइनल डिसीजन लीजिएगा। मल्टी कैप में मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में टाटा मिड कैप फंड है जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है सिलेक्शन प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी। रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रविंद्र जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आपने निवेश किया है? हाँ किया था मैंने, एक्चुअली 2010 में मैंने यूलिप में डाला था, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एस एक पॉलिसी आई थी, उसमें डाला था। तो वो 25 लाख का कवर था उसमें फॉर 20 ईयर्स लिया था मैंने। बट वो मतलब 25 तो क्रॉस होकर अभी उसका फंड वैल्यू करीब 35 लाख हो गया है प्लस। तो इंश्योरेंस इज नॉट देयर इनफैक्ट। तो बट वो फंड है, जो फंड अपने आप में इज नॉट गिविंग एनी मीन्स ग्रोथ। मैं देख रहा हूँ साल भर से वो अभी तक तो मल्टी कैप ग्रोथ फंड में था, उसको मैंने अभी मूव किया है इसमें अपॉर्चुनिटीज में, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी। लेकिन वो कुछ तो टोटल मिला के साल भर में करीब 1% 2% का ही ग्रोथ उसने दिया है, जबकि सेम रिस्क इज कम्प्लीटली देयर। रिस्क पूरा है लेकिन उसमें बेनिफिट कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो उसको मूव करना चाहता हूँ, उसको पॉलिसी को सरेंडर करके किसी बेटर म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। चलिए, आपका सवाल समझ में आ गया है अनंत, क्या सलाह होगी? मूव करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। मैं पर्सनली कभी भी यूलिप में इन्वेस्ट ना करता हूं, ना किसी को ओपिनियन देता हूं अपनी कि आप यूलिप में इन्वेस्ट करिए। यूलिप में ये तो वही बात हो गई कि हम जो जिस चीज के लिए प्रोफेशनल है हम उनको वही देने की कोशिश करें। अगर म्यूचुअल फंड हाउस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, तो शायद वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है। प्लस जब भी हम यूलिप में स्विच करते हैं, वहां पे कई बार हमारे लिए एडिशनल चार्जेस लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कौन सा फंड है, कहां पे हम कहां से स्विच कर रहे हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैं होता तो रिडीम कर लेता और रिडीम करके एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाता। एज को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कुछ हमारे इमीडिएट गोल्स हो, तो इमीडिएट गोल्स के लिए अगर बिल्कुल लिक्विड गोल्स है तो लिक्विड फंड की जगह आज के दिन आपकी सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फ्लेक्स एफडीज बेटर होती है। जो थोड़े आपके मीडियम टर्म गोल्स है उसके लिए आप डेट यूज कर सकते हैं। बैलेंस के लिए आप इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो ले सकते हैं। सर में पेशेंस है, हमें ये बिल्कुल पता चल चुका है। अगर वो 10 साल तक एक यूलिप को, जिसमें शायद इनको स्टार्टिंग से रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद भी सर ने पेशेंस रखा, तो आई एम वेरी श्योर सर का पेशेंस लेवल इज रियली हाई। तो सर आराम से एक इक्विटी पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। उस बिल्ड करते वक्त फ्लेक्सी कैप को यूज करना जरूर यूज कीजिएगा। ऑफ लेटली मुझे लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज मेजॉरिटी उसमें लार्ज कैप हो जाता है, पर एक स्मॉल कैप मिड कैप का थोड़ा सा तड़का लग जाता है। तो उस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके किस किस समय पे आपको कितना कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। रविंद्र जी, कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं अनंत से? नहीं, अगर ये पूरा का पूरा पैसा एक ही फंड, सपोज मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किया था HDFC ये एडवांस्ड, ये क्या नाम है, बैलेंस्ड आई मीन इट इज व्हाट हाइब्रिड फंड है वो, तो उसमें डाल सकते हैं क्या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? सर बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड फंड की कैटेगरी मुझे एज अ पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये बहुत ज्यादा सोल्ड होती है इंडस्ट्री में, बट उसमें जब हम कंपेयर करते हैं कि
मेरा कितना इक्विटी में गया, कितना डेट में गया, एक नॉर्मल निवेशक के लिए समझना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैं यूजुअली इक्विटी का पोर्शन इक्विटी में अलग कर देते हैं, डेट का पोर्शन अलग रख देते हैं, ताकि दोनों में आपको क्लैरिटी रहे कि कौन सा आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है, कौन सा आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट या मीडियम टर्म का पैसा है। तो बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी की जगह लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, थोड़ा सा मिड कैप और एक डेट फंड, इस तरीके का हम कुछ पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर ज्यादा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकेश तोमर साहब क्या फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? चलिए यहाँ पे कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है अनंत। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एसबीआई का स्मॉल कैप, सुकन्या समृद्धि में निवेश कर रहे हैं। 5,000 से निवेश और बढ़ाने का इनका मकसद है। 15 साल में 1 करोड़ रुपए। फिलहाल जो एसआईपी चल रही है उसकी कुल राशि है 13,000 रुपए की। अनंत, तो अब ये बताएं मुझे कि इनको निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करने पड़ेंगे? 12 से 15 साल का समय है। मैडम 15 साल के समय को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए 20,000 की एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है 12% के रिटर्न से। और बिकॉज इन्होंने कुछ सुकन्या समृद्धि स्कीम और डेट के टाइप के प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम 10% का रिटर्न लेते हैं एक्सपेक्टेड, तो 24,000 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप इस स्कीम को यूज कर सकते हैं तो मैं यूजुअली पसंद करता हूं इस स्कीम को। बाकी इनका पोर्टफोलियो काफी जेन्युइनली स्टेबल है और एक अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है। आई थिंक जिस तरीके का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, इनको निवेश करते हुए एक अच्छा समय ऑलरेडी हो गया है। चलिए, इस बीच लोकेश तोमर मेरे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। लोकेश जी, आपके सवाल का जवाब दिया है अनंत ने। मुझे ये बताएं कि आप कब से निवेश कर रहे हैं? जी मैम, मेरे को अप्रोक्स कोई फंड मेरा 3 साल पुराना है, कोई अप्रोक्स सभी को मिला के 2.5 साल के कम लमसम हो गया होगा, और सुकन्या में मेरा कंटिन्यूस 7 साल से जा रहा है। आपको निवेश बढ़ाने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है, बढ़ा पाएंगे निवेश? हाँ जी मैम, मैंने उसमें बताया था 5,000 के समथिंग में, 5,000 रुपए का और तो आपने कंटिन्यू डाल ही रखा है। जी बिल्कुल, वो डाल रखा है। बाकी फिलहाल अनंत को आपके फंड्स अच्छे लग रहे हैं। कोई और सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैं ये सोच रहा था कि ये अपना एसबीआई जो लार्ज कैप है, इसको स्विच करके मैं एसबीआई फोकस में आ सकता हूँ, या स्मॉल कैप है एसबीआई का, इसको स्विच करके मैं पराग पारिक का ये फ्लेक्सी कैप ले सकता हूँ क्या? अनंत, एसबीआई ब्लू चिप फंड है और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है। फोकस इक्विटी फंड को वासु सर मैनेज करते हैं, पर उस फोकस इक्विटी फंड की रिस्क एपेटाइट और ब्लू चिप फंड की रिस्क एपेटाइट कंप्लीटली डिफरेंट है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो सोच के सर आप डिसीजन लीजिएगा। और एसबीआई स्मॉल कैप ऑलरेडी एक अच्छा फंड है। अननेसेसरी आई थिंक अगर कोई एक अच्छी गाड़ी चल रही है तो चलती गाड़ी में हमें ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप मुझे तो पसंद है। तो अगर एक अच्छा फंड ऑलरेडी आपको निवेश करते हुए एक समय हो गया है तो अननेसेसरी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ब्लू चिप को आप जरूर शिफ्ट करने का सोच सकते हैं, पर एक बार उसकी रिस्क जरूर देख लीजिएगा कि फोकस में कंपैरेटिवली रिस्क आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए, यहाँ पर कमलेश सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, शो के आखिरी दर्शक जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए कमलेश। हम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने फोन किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी 5,000 की एसआईपी है और मुझे 20 साल बाद जो है करीब 30 से 35 लाख का जरूरत है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल, अनंत बताएं। बिल्कुल मैम, आराम से संभव है। एंड मोस्टली जो ये प्लान कर रहे हैं उससे ज्यादा ही इनको मिलने वाला है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से भी रफली 45 लाख के फिगर को ये आराम से क्रॉस कर जाएंगे, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस को ये आराम से मीट कर जाएंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, वो ध्यान रखना पड़ेगा, बट इनका जो टारगेट है उसके हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट आज के दिन में बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताएं कि कौन से फंड्स आप इनको रेकमेंड करेंगे? मैम फंड्स तो पहले इनकी सूटेबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बट बिकॉज अमाउंट छोटा है, ज्यादा फंड को ना डाइवर्सिफाई करते हुए मेजोरिटी के अमाउंट को हम एक फ्लेक्सी कैप फंड में प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इनका अमाउंट अभी बिल्कुल छोटा है और अभी ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिस तरीके से समझ आ रहा है मुझे लिमिटेड कॉन्वर्जेशन में, तो फ्लेक्सी कैप इज द कैटेगरी जहां पे हम ध्यान रख सकते हैं। मुझे फ्लेक्सी कैप में फॉर एग्जांपल डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड काफी इंटरेस्टिंग लगता है। स्पेस में स्टेबल फंड है, अभी ऑफ लेटली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर ओवरऑल एक स्टेबल फंड रहा है।
क्या वजह है इसके पीछे जो आपको तमाम फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में यही एक फंड अच्छा लग रहा है? मैम यूजुअली एक अच्छे फंड को चूज करने के लिए 21 क्राइटेरियाज का मॉडल यूज करते हैं, बट फिर भी एक सिंगल क्राइटेरिया की बात करूं तो इसके रोलिंग रिटर्न्स आप देखेंगे, जब भी मार्केट की बैड साइकिल्स रही है वहां पे इनका डाउन टेक कंपैरेटिवली कम रहा है और रोलिंग रिटर्न्स इनके स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म में। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, पिछले एक साल की बात नहीं कर रहा, पर ड्यूरिंग डिफरेंट साइकिल्स इन्होंने एक स्टेबल फंड होने की अपनी क्वालिटीज को पूरा किया है। कमलेश जी और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैं कुछ और फंड के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे फंड बताया जो कि उससे विश्वास किया जा सकता है 20 साल के बाद, कोई ऐसे पैसे उसे का कोई प्रॉब्लम ना हो कि कंपनी ऐसा बैंक या जो भी कुछ हो। आनंद हेलो सर, इसमें आप किसी भी टॉप 10 सर देखिए, म्यूचुअल फंड हाउस एक स्टेबल होता है यूजुअली, क्योंकि वो खुद अपने पास पैसा नहीं रखता, वो आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और फिर मार्केट पर डिपेंड करता है कि आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं। फंड हाउस की बात करें, इंडिया के आप टॉप 10 में से किसी भी फंड हाउस को ले सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस आज की चीजों को ध्यान में रखते हुए यही है कि वो काफी स्टेबल रहने वाले हैं। एटलीस्ट पैसा लेके भाग गए, ऐसी सिचुएशन इंडिया में आना आज के दिन जितनी कंप्लायंस, जितनी सेबी स्ट्रिक्ट हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता जा रहा है, तो वो रिस्क आपके लिए कम ही है। मार्केट नीचे गया, मार्केट अंडर परफॉर्म करा, वो रिस्क ऑब्वियसली रहती है, पर पैसा ही लेके भाग गए टॉप 10 फंड हाउसेस में काफी डिफिकल्ट है। ऑलराइट, चलिए कमलेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। और इसी के साथ अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की सहायता की उनकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए, शेफ बनना चाहते हैं तो किन बारीकियों पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन स्किल्स पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर जो कि आपकी व्हाट्सएप जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप हम तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।